वन, प्रारंभिक वर्ष। अगर कुछ छिपाकर नहीं रखा गया है। एलन मस्क के सक्सेस सीक्रेट्स। चैप्टर वन, प्रारंभिक वर्ष। अगर कुछ छिपाकर नहीं रखा गया है तो एलन रीव मस्क का जन्म हुआ था। वे किसी अन्य ग्रह से एक रॉकेट के जरिए नहीं आए थे। हालांकि जीवन में इस प्रकार की एक शुरुआत उन्हें बेहद पसंद आती और ना ही सार्वजनिक रिकॉर्ड में मकड़ी के काटने की कोई बात दर्ज है। 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में उनका आगमन सुर्खियां नहीं बना, लेकिन ये कहा जा सकता है कि उनके माता-पिता एरिल और मे ने उन्हें जीवन में बड़ी शानदार शुरुआत प्रदान की। कम से कम उनके जीवन के प्रारंभिक 9 वर्षों तक तो उनकी प्राकृतिक और पोषण दोनों ही निश्चित रूप से बेहद सकारात्मक रहे। एलन के पिता एरल मस्क एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर, पायलट और एक नाविक हैं, जिन्होंने निर्माण और पन्ने के खनन में अपना भाग्य आजमाया। हालांकि एलन मस्क और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा उन्हें एक भयानक इंसान के रूप में वर्णित किया गया है। हालांकि पकड़वार द्वारा इस बारे में विस्तार से कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। एलन का कहना है कि इसका ताल्लुक किसी भी प्रकार के शारीरिक शोषण से नहीं था, बल्कि वे भावनात्मक शोषण की ओर जरूर संकेत करते हैं और बताते हैं कि एरल के व्यापार के सिद्धांत बेहद घृणित थे। जब एलन को इस बात का पता चला कि उनके पिता के अपनी ही सौतेली बेटी के साथ संबंध हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके एक बच्चा भी है, तो उन्होंने अपने पिता से दूर रहने का फैसला किया। ऐसे में एक तरफ तो मस्क को अपने पिता के उच्च आईक्यू का लाभ मिला और दूसरी तरफ एलन के बचपन में उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता भी प्राप्त हुई। इसके अलावा एरल एक दुस्साहसी थे, जिनके पास अपना खुद का हवाई जहाज था, जिसके परिणाम स्वरूप एलन दुनिया को देखने और उनमें से कुछ साहसिक कारनामों का हिस्सा बनने में सफल रहे, जिनमें अफ्रीका के घने जंगलों में किए जाने वाले ट्रैक भी शामिल हैं। एलन के डीएनए की दूसरी प्रदाता भी बेहद सफल हैं। मे मस्क उच्च डिग्री प्राप्त एक आहार और पोषण विशेषज्ञ हैं, जो अपनी एक खुद की फर्म संचालित करती हैं और एक वक्ता के रूप में उनकी काफी मांग है। उनकी बौद्धिकता उनकी सुंदरता के साथ मेल खाती है। इसके अलावा उन्होंने उम्र के 70वें दशक में आने के बाद भी एक मॉडल के अपने 50 साल के करियर को जारी रखा है और हाल ही में उन्हें कवर गर्ल का प्रवक्ता बनाया गया है। मे अपने बेटे को एक बच्चे के रूप में समय से पहले ही बड़प्पन पा लेने वाले के रूप में वर्णित करती हैं, जबकि एलन खुद को बेहद शर्मीला और अंतर्मुखी बताते हैं। हालांकि उन्होंने एक तरह से पुस्तकें निगल ली और उनकी जिज्ञासा तृप्त नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद ग्रामर स्कूल में उनका अधिकांश समय अकेले ही बीतता था, क्योंकि वे स्वीकार करते हैं कि वे सब कुछ जानने वाले एक ऐसे बच्चे थे जिसके बेहद कम दोस्त थे। इसके अलावा स्थितियों को और अधिक विकट बना देने वाली बात यह रही कि वे कभी भी एथलेटिक नहीं रहे और इसके चलते वे ऐसे बच्चों के साथ भी सामान्य नहीं हो सके जो एथलेटिक क्षमता का सम्मान करते थे। जब अधिकांश लोग शानदार पार्टियों में जाते तथा पीते हुए और रग्बी या फिर खेलों जैसी दूसरी चीजों के बारे में बात करते हुए अच्छा समय बिताते, तब आप ये देखते हैं कि एलन ने किसी के पुस्तकालय को खोज लिया है और वो उनकी पुस्तकों को पढ़ने में अपना समय गुजार रहा है। बिजनेस इंसाइडर को दिए इंटरव्यू में मस्क के पिता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एरल मस्क ने बात कही, तलाक हमेशा ही जीवन को प्रभावित करने वाला होता है और दुनिया में कहीं भी बच्चों को इसका सबसे अधिक नुकसान झेलना पड़ता है। जब एरल और मे ने तलाक लेने का फैसला किया, तो मस्क के बच्चों के लिए सब कुछ बिल्कुल बदल गया। एलन और उनके छोटे भाई बहन किम्बल और टोस्का मे के साथ रहते और कभी-कभी एरल से मिलने जाते, लेकिन एलन को कभी-कभी लगता कि उनके पिता अकेले हैं और उन्होंने जो किया वे उसे अब एक गलती के रूप में परिभाषित करते हैं। उन्होंने अपने पिता के साथ रहने का फैसला किया और किम्बल भी उनके साथ आ गए। एलन मस्क के लिए किशोर अवस्था बेहद कठिनाई भरी रही। वे पढ़ाई में अच्छे नहीं थे
अधिकतर बोरियत के चलते और उन्हें स्कूल के ही एक गैंग के द्वारा बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता था, जिसने अंततः उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी किया, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। उनके पिता भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करते थे। जब वे एक लंबे कद वाले वयस्क आदमी के रूप में बड़े हो गए, जैसे वे अब हैं, और उन्होंने आत्मरक्षा की कक्षाओं में जाना शुरू कर दिया, तो ये प्रताड़नाएं खत्म हो गईं। कुल मिलाकर इस दौरान उन्हें जानने वाले किसी भी व्यक्ति को आने वाले एक शानदार सुनहरे भविष्य का संकेत तक नहीं दिखाई दिया था। हालांकि 3 ऐसे संकेत जरूर हैं जो किसी भी सप्रावधान पर्यवेक्षक को महानता की उम्मीद करने के कारण प्रदान कर सकते हैं। मस्क की इलेक्ट्रॉनिक्स में बेहद गहरी दिलचस्पी थी और उन्होंने एक स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर को कुछ प्रारंभिक कंप्यूटरों को स्टॉक करते हुए देखा। उन्होंने एरल को उनके लिए एक कंप्यूटर खरीदने के लिए उकसाया और जल्द ही उनके पास एक कोमोडोर VIC-20 मौजूद था। एलन बोले, सभी पाठों को पढ़ने के लिए करीब 6 महीने का समय लगने की संभावना थी। मैंने उस पर एक सुपर OSD लगाया और 3 दिनों तक बिना सोए काम करता रहा और सब कुछ निपटा डाला। मुझे ये अपने जीवन की सबसे सम्मोहक चीज लगी। एलन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स और क्वेस्ट फॉर अ फैंटास्टिक फ्यूचर से अपने नए कंप्यूटर के प्रति जुनून की परिणति उनके कोडिंग सीखने के रूप में हुई, जिसके परिणाम स्वरूप ब्लास्टर का निर्माण हुआ, जो उनके द्वारा मात्र 12 वर्ष की आयु में तैयार किया गया एक वीडियो गेम है। गेम में दिए गए विवरणों में से एक कहता है, आपको इस खेल में घातक हाइड्रोजन बमों और स्टेटस बीम मशीनों से लैस दूसरे ग्रह के एक अंतरिक्ष यान को नष्ट करना है। ये गेम स्प्राइट्स और एनिमेशन का अच्छा उपयोग करता है और इस प्रकार नामांकन सूची को पढ़ने योग्य बनाता है। 1984 में दक्षिण अफ्रीकी प्रकाशन PC एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी ने गेम का स्रोत कोड प्रकाशित किया, जिसे चलाने के लिए 167 पंक्तियों के निर्देशों की आवश्यकता थी। पत्रिका ने युवा मस्क को उनके काम के लिए $500 का भुगतान किया। अब आप भी http://blaster-1984.appspot.com पर जाकर इस गेम का ऑनलाइन संस्करण खेल सकते हैं। मस्क की भविष्य की सफलता का दूसरा संकेत उनके कई छोटे उद्यमी प्रयास रहे, जो उनके 18 साल के होने से पहले ही एक वीडियो आर्केड खोलने के प्रयास के रूप में परिणत हुए थे। तीसरा संकेत होगा उनका एक वैश्विक दृष्टिकोण को बेहद जल्दी अपना लेना, किशोरावस्था में ही, जो स्पष्ट रूप से उनके भविष्य का मंच स्थापित करेगा। मस्क अपने इस वैश्विक दृष्टिकोण के लिए अक्सर 2 पुस्तकों का नाम लेते हैं, जिनमें से एक है असिमोव की फाउंडेशन सीरीज, जो हरी सेल्डन के काम के बारे में बताती है, जिसने भीड़ के व्यवहार के आधार पर भविष्य की भविष्यवाणी करने के तरीके का आविष्कार किया था। सेल्डन ने 30,000 साल की एक डार्क एज का पूर्वानुमान लगाया है और दूसरे ग्रहों पर मनुष्य की कॉलोनियां तैयार कर मानव जाति की रक्षा करने की योजना बनाता है। जाना पहचाना सा लगता है। मस्क बताते हैं, एसिमोव निश्चित रूप से प्रभावी था, क्योंकि वो गिब्बन के डिस्काइल एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्परर की बराबरी कर रहा था, लेकिन उसने इसे एक प्रकार के आधुनिक आशीगंगा संबंधित साम्राज्य पर लागू किया। मैंने इससे जो सबक सीखा वो ये है कि आपको उन कामों को हाथ में लेने का प्रयास करना चाहिए जिनके सभ्यता को आगे ले जाने की संभावना हो, डार्क एज की संभावना को कम करते हो, और अगर कोई डार्क एज मौजूद भी हो तो उसकी अवधि को कम करते हो। एलन मस्क ने ये बातें रोलिंग स्टोन को दिए साक्षात्कार में कही। प्रभाव डालने वाली दूसरी पुस्तक थी डगलस एडम्स की द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी। मेरे ख्याल से जब मैं 12 या 15 साल का रहा हूंगा, मैं शायद अस्तित्व के संकट से जूझ रहा था और जीवन के अर्थ के बारे में पता लगाने और इस सब के क्या मायने हैं, ये जानने की कोशिश करने के लिए विभिन्न पुस्तकें पढ़ रहा था। मुझे ये सब काफी अर्थहीन प्रतीत हो रहा था कि तभी हमारे घर में नीत्शे और शोपेनहावर की कुछ पुस्तकें मिली, जिन्हें आपको निश्चित रूप से 14 साल की उम्र तक तो नहीं पढ़ना चाहिए। ये बुरा है, ये सच में नकारात्मक है।
ऐसे में मैंने जब डगलस एडम्स की द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी पढ़ी, जो मेरे ख्याल से अपने आप में काफी सकारात्मक है, और इसने एक बेहद महत्वपूर्ण बिंदु को रेखांकित किया कि कई बार सवाल जवाब से कहीं अधिक कठिन होता है, और अगर आप सवाल को ठीक प्रकार से शब्दों में व्यक्त करने में सफल रहते हैं, तो उत्तर आसान भाग हो जाता है। ऐसे में इस हिसाब से तो अगर हम ब्रह्मांड को अच्छे से समझ लेने में सफल होते हैं, तो फिर हमें ये अच्छे से पता होगा कि हमें क्या सवाल पूछने हैं। फिर जो भी सवाल है, वो सबसे ज्यादा अनुमानित है। जीवन का अर्थ क्या है? यही प्रश्न हम अंततः समझने के करीब पहुंच सकते हैं, और इसलिए मैंने इस हद तक सोचा कि हम चेतना और ज्ञान के दायरे और पैमाने का विस्तार कर सकते हैं। फिर ये एक अच्छी बात होगी। साल 2013 में freshdialogues.com को दिए एक साक्षात्कार में एलन मस्क ने ये बातें कही। तो किशोर अवस्था के मध्य तक मस्क अपने भविष्य को लेकर दो निष्कर्षों पर पहुंच चुके थे। उन कामों को हाथ में लेने का प्रयास करना चाहिए जिनके सभ्यता को आगे ले जाने की संभावना हो, डार्क एज की संभावना को कम करते हो, और अगर कोई डार्क एज मौजूद भी हो, तो उसकी अवधि को कम करते हो। और इस हद तक सोचा कि हम चेतना और ज्ञान के दायरे और पैमाने का विस्तार कर सकते हैं। फिर ये एक अच्छी बात होगी। एलन मस्क के बचपन की ये छोटी सी जीवनी सिर्फ उनकी बाद की उपलब्धियों को लेकर अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए है। अगर आप एक शानदार और विस्तृत संस्करण पढ़ना चाहते हैं, तो एशले वेंस ने एक रोमांचक साहसिक जीवनी, एलन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स एंड क्वेस्ट फॉर अ फैंटास्टिक फ्यूचर, तैयार की है। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम, रेंडी किर्क की लिखी किताब एलन मस्क के सक्सेस सीक्रेट्स, और मैं हूं आरजे अंकित सिद्धू। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। चैप्टर 2, उपलब्धियां। अमेरिका जाना एलन मस्क का सबसे बड़ा सपना था। उन्होंने व्यापक यात्रा की और इस नतीजे पर पहुंचे कि उनके लिए सबसे बेहतरीन मौके अगर कहीं मौजूद हैं, तो वो जगह है कैलिफोर्निया। मैंने जब कभी भी शानदार प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ा, तो वो अमेरिका, या फिर और अधिक खुलकर कहा जाए तो उत्तरी अमेरिका का नाम आता था। मैं खुद को उस स्थान पर पाना चाहता था जहां प्रौद्योगिकी का आधुनिकतम प्रारूप मौजूद हो, और निश्चित रूप से अमेरिका में सिलिकॉन वैली ही वो जगह है जो इसके लिए मशहूर है। हालांकि उस समय मुझे नहीं पता था कि सिलिकॉन वैली है कहाँ। मुझे ये किसी पौराणिक स्थान जैसा प्रतीत होता था। फ्रेश डायलॉग्स को दिए साक्षात्कार में एलन मस्क ने ये बात कही। मे मस्क का जन्म कनाडा में हुआ था, लेकिन एलन ने अमेरिका पहुंचने का सबसे अच्छा अवसर अपनी मां की कनाडाई नागरिकता के जरिए देखा। अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध और बेहद कम नकदी के साथ उन्होंने कनाडा और एक बेहद अनिश्चित तात्कालिक भविष्य का रुख किया। हालांकि उनके कुछ रिश्तेदार वहां रहते थे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे कहाँ रहेंगे और जीवन यापन करने के लिए क्या करेंगे। बॉयलर रूम की सफाई करने से लेकर आरी से लकड़ी काटने जैसे विभिन्न मुश्किल कामों को करते हुए एलन मस्क ने अपने पास नकदी जमा की और खुद को स्थापित किया। इसके बाद अभी उनकी उम्र सिर्फ 18 साल की थी। उन्होंने किंगस्टन, ओंटारियो में क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। 2 वर्ष बाद मस्क ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर लेने के बाद पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में स्थानांतरण ले लिया। आखिरकार मस्क ने वहार्टन स्कूल में अर्थशास्त्र में डिग्री और कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस से भौतिकी में बीएस की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्हें स्टैनफोर्ड में एलाइड फिजिक्स में पीएचडी में दाखिला मिल गया। लेकिन उन्हें एक ऐसा अवसर दिखाई दिया जिसे देखकर उन्हें लगा कि अगर उन्होंने उसका फायदा नहीं उठाया, तो वो हाथ से निकल जाएगा, और उन्होंने 2 दिन बाद ही पीएचडी को अलविदा कह दिया। उन्होंने अनुमान लगाया कि वे कभी भी वापस जाकर डिग्री हासिल कर सकते हैं। मस्क ने कॉलेज में रहते हुए ही अपने खोल से बाहर निकलना शुरू कर दिया था। वे अब भी शर्मीले हैं, लेकिन उनमें कभी भी निर्भीकता की कमी नहीं रही, और यही वो विशेषता है जो बहुत जल्द दूसरों की नजरों में आ जाती है। वे कहते हैं कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व के सब जानने वाले भाग को बंद कर दिया और जानबूझकर अपनी उपस्थिति पर काम करना प्रारंभ किया।
यहाँ तक कि सार्वजनिक रूप से बोलने की प्रतियोगिताओं तक में भाग लिया। उनके नियोक्ताओं, सहपाठियों और दोस्तों ने मस्क को ऐसी प्रबलता से सुसज्जित बताना शुरू कर दिया